हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका भी टैक्स ऑडिट होना है और आप अपना टैली का डाटा किसी सीए को भेजने वाले हैं तो उसके पहले इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। नहीं तो आपका भी टैक्स ऑडिट सीए के द्वारा कोई ना कोई क्वेरी लग सकती है और आपका फाइल समय पर ऑडिट न होने से रुक सकती है, जिससे आपको हैवी पेनल्टी भी लग सकती है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के सभी पॉइंट्स को जरूर देखें। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ और देखते हैं कि पहला पॉइंट हमें क्या चेक करना चाहिए। तो देखिए, मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि चेक ऑल ओपनिंग बैलेंसेस विथ प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपने टैली पे जाएंगे और यहाँ पे सभी ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करेंगे। जैसे कि पिछले साल की जो क्लोजिंग बैलेंस होगी आपकी ये स्टॉक, वो इस साल की आपकी ओपनिंग बन जाएगी। और अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो आप कैपिटल अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस को सभी को चेक करेंगे कि पिछले साल की जो क्लोजिंग थी इस साल की ओपनिंग बनी है या नहीं। फिक्स असेट के सभी क्लोजिंग्स को चेक करेंगे कि वो इस साल ओपनिंग है कि नहीं, उसमें कोई डिफरेंस है कि या नहीं। तो ऐसे ही आप सभी बैंकों के सभी अकाउंट्स के सभी लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस के ओपनिंग को जरूर एक बार चेक कर लेंगे कि जो पिछले साल क्लोजिंग रहा है वो इस साल ओपनिंग बैलेंस बना है या नहीं, कोई डिफरेंस तो नहीं है, ये एक बार आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैच बुक्स सेल एंड सेल रिटर्न विथ जीएसटी पोर्टल। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीए आपका हमेशा ही चेक करेगा आपका जीएसटी पोर्टल से और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो आप आएंगे अपने टैली में, यहाँ पे हम आते हैं पीएल में। देखिए, हमारे पीएल में जो ये सेल दिख रहा है, ये सेल हमारे जीएसटी पोर्टल से जो भेजे गए सेल हैं जीएसटी 1 में, वो टोटल एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। अगर आपका ये मैच नहीं कर रहा है तो सीए इस पे क्वेरी लगा सकता है, एक बाइफरकेशन जरूर बना लेंगे कि किस वजह से नहीं मैच है। देन हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। लिखा है रिकंसाइल ऑल परचेजेस इनवॉइस विद जीएसटी 2B। देखिए, अब जीएसटी 2A से आपको नहीं मैच करना है, अब आपको जीएसटी 2B से मैच करना है। क्योंकि जीएसटी 2A जो होता है उसमें अगर आपका कोई भी सप्लायर किसी भी समय आपका उस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के इस फाइनेंशियल ईयर में भी डाटा शो करा देगा तो आपका वो शो करने लगेगा वहाँ पे जाके। बट जीएसटी 2B में क्या है, वो करंट फाइनेंशियल ईयर का ही डाटा शो करेगा और करंट मंथ में ही शो करेगा। तो आपको जीएसटी 2B से मैच कराना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के सभी परचेजेस को, जहाँ पे आपने जो भी परचेजेस किए हुए हैं टोटल इनवाइस वाइज आप खोल लेंगे। टोटल आप परचेजेस को जीएसटी 2B से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करवा के रिकंसाइल जरूर कर लेंगे। देन हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चेक क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एंड क्वांटिटी। देन हम अपने टैली में आते हैं तो हम अपना एक क्लोजिंग स्टॉक जरूर चेक कर लेंगे कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक सही आ रहा है या नहीं, इसमें जो भी क्वांटिटी है वो कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ रही किसी स्टॉक की। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, लिखा है चेक ऑल एक्सपेंसेस इन पीएल अकाउंट। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने अपने पीएल अकाउंट में बुक किया है उसमें एक बार आप जरूर ये चेक कर लेंगे कि कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं जिसपे टीडीएस का प्रोविजन हो और हमने उस पर टीडीएस ना डिडक्ट किया हो। तो वो सब चीजें आप एक बार जरूर देख लेंगे। जैसे मान लीजिए आप एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस यहाँ पे दिखाते हैं, अगर वो 30,000 के ऊपर होता है तो आपको उस पर टीडीएस की लायबिलिटी बनती है कि टीडीएस आप उस पर डिडक्ट करें, देन उसको आप फिर यहाँ पे दिखाएंगे उस अमाउंट को। अगर आप कमीशन दिखाते हैं तो ऐसे अमाउंट को यहाँ पे दिखाने से पहले आप उस अमाउंट को एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे कि वो अमाउंट पे टीडीएस वगैरह तो नहीं है। और बाकी सभी आप अपने जैसे बैंक चार्जेस वगैरह दिखा रहे हैं, इन सभी में और इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह दिखा रहे हैं, तो इन सभी को एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि ये जेन्युइन है या भी नहीं। देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लिखा है चेक जीपी एंड एनपी रेशियो विद प्रीवियस ईयर। अब ये आप जरूर चेक कर लेंगे कि मेरा प्रीवियस ईयर में जीपी क्या था और एनपी क्या था। जीपी का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एनपी का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जीपी और एनपी का रेशियो परसेंटेज क्या है। तो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, देन यहाँ पे हम 100% कर देंगे और कंट्रोल से सेव करा देंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि जीपी 13% है और एनपी 6.44% पे है। आप ये पिछले साल से मैच करवा लेंगे कि जीपी और एनपी कम तो नहीं दिख रहा है हमारा। अगर कम दिख रहा है तो वो क्यों दिख रहा है, उसको आप रीजन को जरूर मेंशन करेंगे। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, लिखा हुआ है कि मेक श्योर एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर कैपिटल एंट्रीज। इसका मतलब क्या होता है, हम आते हैं अपने टैली में, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि हम टैली में तो अपना कैपिटल की ओपनिंग देख लिए, टैली में सारे एंट्रीज को डाल दिए, बट क्या होता है कभी कभी कि हमारा प्रोप्राइटर अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह किया है बट वो अमाउंट को हमने ड्राइंग में करके दिखा रखा है, वो हमने यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो वो सब चीज़ें को आप एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। या फिर आपके प्रोप्राइटर ने अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है
और भी पैसा बिजनेस में लगाया है, वो सब एंट्रीज को एक बार जरूर अपने प्रोप्राइटर से क्रॉस वेरीफाई या पूछताछ जरूर कर लीजिएगा कि कोई ऐसी एंट्री ना हो जो आपसे छूट रही हो। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लिखा है चेक ऑल बैंक लोन अकाउंट, ओडी अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंसेस। इसके लिए फिर से हम समझते हैं अपने टैली में। जैसे मान लीजिए मेरा बैंक ओडी अकाउंट है, अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस अभी यहाँ पे दिख रहा है, बट इसके क्लोजिंग बैलेंस को हम अपने एक बार बैंक स्टेटमेंट से जरूर चेक कर लेंगे कि ये सारे क्लोजिंग बैलेंस सही दिख रहे हैं नहीं, इसके जो ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे वो भी सही है या नहीं। तो ये सब सारे चीजें हम क्लोजिंग बैलेंस सभी बैंकों का, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट हो, चाहे वो लोन बैंक अकाउंट हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट हो, सभी के ओपनिंग और क्लोजिंग एक बार जरूर चेक कर लेंगे हम। देन उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। लिखा है चेक अनसिक्योर्ड लोन ट्रांजेक्शन एडिशन एंड डिलीशन अमाउंट। अब हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो हम आते हैं फिर से अपने टैली में। देखिए हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन है, हम इस पे करेंगे इंटर। अभी यहाँ पे ये तो सारे का क्लोजिंग दिखा रहा है, बट इसका आप सभी का देखेंगे कि इसमें कोई बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं, इन लोगों से पैसा दिया गया है या नहीं। अगर लिया भी गया है या दिया गया है तो वो कैश के थ्रू लिया गया है या चेक के थ्रू, तो वो एंट्रीज को आपको यहाँ पे देखना जरूर पड़ेगा। तो एक बार F12 करके हम इसमें शो ओपनिंग कर देंगे, देन ट्रांजेक्शन यस कर देंगे। उसके बाद देखिए अभी इतने लोगों में जैसे इनका ओपनिंग बैलेंस था जो कि क्लोजिंग में नहीं दिखा रहा था क्योंकि इनका बैलेंस पूरा पेड हो गया है और वो 0 दिखा रहा है। देन यहाँ पे इनका है, इनका कुछ पैसा डेबिट हुआ है, कुछ क्रेडिट हुआ है। अब वो भी देखेंगे इसके अंदर आके कि इतना जो 17,150 है वो बैंक के थ्रू हुआ है या कैश के थ्रू हुआ है। तो वो सब चीज़ें आप एक बार जरूर देंगे। तो सारी एंट्रीज हमारी बैंक की है, तो ये सब चीज़ें आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे और इसको बाय एनेक्जर बना के देंगे। जैसे कि मैंने एक एनेक्जर बनाया हुआ है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे बना के दिया जाता है सीए को। जैसे मेरा बैलेंस शीट है जो हमने इस साल फाइनल किया था, और ये है अनसिक्योर्ड लोन। अभी देखिए इनका था, इनके में इतना चेक से पैसा आया और इतना इन्होंने रीपेमेंट कर दिया। ठीक है, ये एंट्रीज आपकी टैक्स ऑडिट में रिपोर्ट होती है, इसलिए ऐसा हुआ है। बाकी सभी लोगों में जो पैसा था उनको कैश से रीपेमेंट किया गया है, इसलिए यहाँ पे कैश का हेड बना के हम कैश से रीपेमेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को आप एक बार मेक श्योर कर लेंगे। देन अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए लिखा हुआ है चेक ऑल क्रेडिटर एंड डेबिटर क्लोजिंग बैलेंसेस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आते हैं हम अपने क्रेडिटर्स पर। अब देखिए ये मेरा क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स मीन्स जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिटर्स है, बट इसमें एक बंदे को हमने एडवांस पेमेंट दिया हुआ है, तो ये मेरा एडवांस टू सप्लायर के हेड में एंट्री जाएगा। तो ये तो यहाँ पे ही रहेगा। अगर आप बैक करेंगे तो देखिए ये दोनों का जोड़ घटा के बाहर आ रहा है, बट आपको बैलेंस शीट में ऐसे नहीं दिखाना है। आपको ये अपना क्रेडिटर्स का सभी बैलेंसेस को एक बार मिला देना है और उनसे अकाउंट कंफर्मेशन ले लेना कि भैया हमारे पास जो भी अमाउंट है वो आपके बुक्स में है या नहीं। तो वो चीज़ें आप मेक श्योर कर लेंगे कि उसके पास हमारा एडवांस है या फिर उसका मेरे ऊपर बकाया है। ऐसे ही आप डेप्टर में भी देख लेंगे कि जितने लोगों का आप डेप्टर खड़ा किए हैं उन लोगों में डेबिट अमाउंट है या क्रेडिट अमाउंट है। अगर क्रेडिट अमाउंट है डेप्टर का तो इसका मतलब आपने डेप्टर से एडवांस लिया है, अगर डेबिट अमाउंट है इसका मतलब आपका बकाया है उससे। देन ये तो हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लिखा है चेक ऑल प्रोविजंस एंट्रीज। अब इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। यहाँ पे हम आते हैं प्रोविजंस में। अब देखिए हमारे केस में ऑडिट फीस पेबल का केवल प्रोविजन है। अगर आप टीडीएस वगैरह काटते हैं और जीएसटी का पेबल बन रहा है तो वो सब पेबल वगैरह की एंट्रीज आपको हम प्रोविजन में करेंगे। पीएफ कटता है आपका, तो पीएफ का 31 मार्च में का जो भी बैलेंस होगा उसको आप अप्रैल में जो भी पेमेंट करे होंगे उन सभी की आपको प्रोविजन एंट्री करनी होगी। देन हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए लिखा है चेक टीडीएस लायबिलिटी इफ यू आर डिडक्टर। मान लीजिए आप परचेज करते हैं और आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और आप 94 क्यों जो कि परचेज ऑन टीडीएस पे कटता है, अगर आप डिडक्टर हैं और टीडीएस को काटने के लिए लाइबल है तो वो उन सभी एंट्रीज को एक बार मैच जरूर करा लेंगे कि वो एंट्रीज सही है या नहीं, हमने पूरा टैक्स डिडक्ट किया है कि नहीं, और टीडीएस की लायबिलिटीज को प्रोविजन में हमने एंट्री की है या नहीं। इन सभी को आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लिखा है चेक डिप्रिसिएशन इंक्रीज एंड रेट टू ऑल फिक्स असेट। इसका मतलब क्या होता है, हम आते हैं अपने असेट साइड में। ये देखिए हमारा फिक्स असेट है, इस पर हम एंट्री करते हैं। देन हम करेंगे F12, यहाँ पे कर लेंगे ओपनिंग बैलेंस, ट्रांजेक्शन। अब देखिए फ्लैट है, लैंड है, इन सभी पे नहीं लगता है डिप्रिसिएशन। मेरा टूल्स एंड इक्विपमेंट है, इस पर 15% का लगता है और हमने 15% इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है। अगर आपका कोई भी फिक्स असेट एडिशन होता है तो उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अगर वो अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में
अगर वो चीज़ खरीदा गया है तो उस पर अगर 15% का डिप्रिसिएशन रेट है तो 15% फुल रेट से लगेगा। अगर वो सितंबर के बाद अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में कोई भी एसेट खरीदी गई है और उसका जो भी डिप्रिसिएशन रेट होता है, मान लीजिए 15% डिप्रिसिएशन रेट होता है, तो उस पर आप 0.5% रेट से अप्लाई करेंगे, यानी कि 15% है तो उस पर 7.5% के रेट से आप उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लिखा है चेक आर इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स। हम आते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट में आपका अगर प्रोप्राइटर है तो आप उसमें देख लेंगे कि प्रोप्राइटर के द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, कोई एफडी ली गई है, एनएससी ली गई है, एनपीएस लिया गया है या म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट किया गया है। तो उन सभी अमाउंट्स को एक बार आप अपने प्रोप्राइटर से रिकन्फर्म जरूर कर लेंगे कि इतना अमाउंट हमने बुक में एंट्री किया हुआ है और इतना अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, तो वो एक बार आप रिकन्फर्म जरूर कर लेंगे। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक कैश बैलेंस। हम आते हैं कैश बैलेंस में। देखिए, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरा कैश बैलेंस। देखिए, कैश बैलेंस किसी भी महीने में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट जो लिखा रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, चेक 26 AS AIS रिपोर्ट टू मैच TDS TCS एंड अदर अमाउंट। देखिए, आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल करते समय इन 2 फॉर्म को तो जरूर मिलाएंगे, एक 26 AS और एक AIS रिपोर्ट। 26 AS से आपको ये पता चलेगा कि आपके कौन कौन से डायरेक्टर ने आपका TDS अमाउंट काटा है और किस किस तरह का आपका टैक्स कटा हुआ है। AIS या TIS फॉर्म को देखने से ये पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ से पैसे मिल रहे हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस से हो गया और बैंकों से, सेविंग अकाउंट से हो गया, अगर कोई पैसा आपको मिल रहा है कमीशन वगैरह, तो वो आपका AIS रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेगा टोटल अमाउंट। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से जरूर एक बार रीचेक कर लेंगे, बिना इसे रीचेक किए आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल नहीं करेंगे। देन आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि चेक ITC क्लेम एंड GST पेबल विथ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड GST पोर्टल। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने जो अपने पूरे साल में परचेज किया उस पर जो हमने टैक्स पेड किया वो हमने क्लेम किया GST पोर्टल पे, तो उनको आपको एक बार मैच कराना है कि हमने जितना परचेज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिया है उतना ही हमने क्लेम भी किया है और उतना ही ITC हमने क्लेम किया है। और GST पेबल अगर बन रहा है मार्च एंड में तो वो एंट्री हमने डाली है या नहीं। तो आप इसको देखने के लिए यहाँ से देखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ पे अगर माइनस दिखा रहा है कि 72,871 और आपका GST पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएंगे, मार्च के रिटर्न फाइल करने के बाद यही आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो करना चाहिए ITC, तभी माना जाएगा कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आपने ITC क्लेम किया है और जो GST पोर्टल पे शो हो रहा है दोनों इक्वल मैच है। देन अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, लिखा है चेक ड्यूटीज एंड टैक्सेस बैलेंसेस एंड GST पोर्टल क्लोजिंग बैलेंस आर सेम और नॉट। वही बात है जो अभी मैंने बताया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का यहाँ पे बैलेंस और GST पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आप ओपन करेंगे वहाँ का और यहाँ का बैलेंस सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप उसका बाइफरकेशन बना के रखेंगे। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि इसके हो सकता है इसके नेक्स्ट ईयर में आपको GST विभाग की तरफ से नोटिस वगैरह आए तो आप उसको जरूर रिकंसाइल करवा सकें। देन अगर आप इन सभी पॉइंट्स को प्रॉपरली मिला लेते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट करवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और आपको किसी भी तरह का कोई भी टेंशन नहीं होगा। आपका फाइल एकदम स्मूथली CA के द्वारा टैक्स ऑडिट कर दिया जाएगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।